नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार बोर्ड ने क्लास 9th का एनुअल एग्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया है और परीक्षा आपके 20 मार्च से होने वाली है। और मैं आपको ना तैयारी कराना शुरू कर दिया हूं एनुअल एग्जाम का। मैं इसलिए तैयारी करा रहा हूं क्योंकि ये एनुअल एग्जाम यानी कि वार्षिक एग्जाम है। अगर इसमें कम नंबर आता है या किसी कारण आप एग्जाम किसी सब्जेक्ट का नहीं दे पाते हैं तो हो सकता है कि 10th में जाने से आपको रोक दिया जाए, क्योंकि दोस्तों ऐसा कई बार कई लड़कों के साथ हो चुका है। इसलिए रिजल्ट बनाना बेहतर होता है और एग्जाम देना बहुत जरूरी होता है। तो रिजल्ट बेहतर कब बनाओगे? जब आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। आपको पता है कि 9th क्लास में बहुत कम लोग रेगुलर स्कूल जाते हैं तो उतने अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। तो आज हम आपको वीडियो में विज्ञान सब्जेक्ट का तैयारी कराने वाले हैं, क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको हिंदी का तैयारी कराए थे और आपको मैं जो जो क्वेश्चन बताऊंगा ना उसको रिवीजन कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि उसी टाइप के और वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस अच्छे से रिवीजन कर लेना है ना। ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, बस आपको रिवीजन कराने में, और वही क्वेश्चन बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आने वाला होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, क्लास 9th एग्जामिनेशन 2025 एनुअल एग्जाम लिखा गया है। साइंस कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब आप एक तरफ समझो कि ये सबको देना बहुत जरूरी होता है, हर विद्यार्थी के लिए कंपलसरी होता है। ठीक है, ये हमारा मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपको एनुअल एग्जाम की फाइनल पूरे पेपर की तैयारी करना है तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए कि सर हमको भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। तो जैसे आप इस नंबर पर मैसेज करोगे कि सर हमको भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, तो मैं आपके मैसेज देख लूंगा और जैसे ही आपका मैसेज देखूंगा तो इधर से हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजेंगे। अब जब लिंक भेजेंगे तो उस लिंक पर उंगली से क्लिक करना और जैसे क्लिक करोगे तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ओपन हो जाएगा। अब उस ग्रुप को ना फॉलो कर लेना, आपका ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। सारा चीज इसी हम ग्रुप में आपको डाल देते हैं पढ़ने के लिए, पूरा फुल तैयारी करा देंगे। तो बस एसएमएस कर देना, आपका ग्रुप में हम ऐड कर देंगे, लिंक हम खुद भेज देंगे आपको। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना। देख लीजिए, ये एग्जाम जो है ना वो फाइनल एग्जाम की तरह होता है। यहाँ पर सब कुछ निर्देश आपको मतलब ना बता दिया गया कि क्या क्या नहीं करना है, कौन कौन सा पेन का यूज करना है, सब कुछ बता दिया गया है। यहाँ पर ये भी बता दिया गया है कि 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब कि 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें से मात्र 40 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको ओएमआर शीट पर पेंट करना है। ओएमआर शीट आपको मिलेगा पेंट करने के लिए। ठीक है, ये एकदम फाइनल एग्जाम की तरह होता है ना। बहुत अच्छे तरीके से सारा आंसर आपको बताऊंगा, एकदम रियल और एकदम सही सही आंसर होगा, किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन आधारी राशि नहीं है? तो वेग, वेग यानी कि वेलोसिटी आधारी राशि नहीं है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन हमारे पास दूसरा नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे स्पीडोमीटर से मापा जाता है? तो तत्कालिक वेग होता है, बहुत लोग औसत वेग भी बोलते हैं, लेकिन तत्कालिक वेग को हम लोग स्पीडोमीटर से मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर कि गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? तो गति का, न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम होता है वो बल के नियम को, बल को परिभाषित करता है, मतलब कि वो बल को परिभाषित करता है। और बल कैसा ही मात्रक तब तो पता होगा, है ना। फोर्स यानी कि ऐसा यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि इकाई इकाई न्यूटन है? तो न्यूटन किसका इकाई होता है? कभी कभी उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, न्यूटन किसकी इकाई होती है? तो बल, बल का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, जी का मान होता है, तो जी का मान ध्रुव से भूमध्य रेखा तक बढ़ता है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? तो चाल, चाल यानी कि स्पीड जो होता है वो आपका अदिश राशि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, कार्य का एसआई मात्रक, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस तापमान पर शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है? किस टेम्परेचर पर जो शुद्ध पानी का घनत्व होता है वो महत्तम यानी कि अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन, मतलब कि त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। इसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक और बात आप लोग समझ लीजिए। 2026 में जितने भी लोग मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं, ये आप लोगों का टाइम टेबल है। इसी टाइम टेबल से आप लोगों की पढ़ाई हम कराने वाले हैं। मैं सोचता हूं कि कम से कम समय में आप लोगों का सिलेबस खत्म कर दिया जाए, ताकि 1-2 बार रिवीजन भी करने का मौका मिल जाए,
और बहुत सारे टेस्ट भी देने का हम लोग पास मौका मिल जाए और तैयारी खूब जबरदस्त तरीके से हो। तो इसमें हम आपको टाइम टेबल बना दिए सारा। रविवार का टाइम टेबल नहीं है क्योंकि रविवार के दिन कुछ ना कुछ सब्जेक्ट का दोनों टाइम हम टेस्ट लेंगे। अभी फिलहाल 3-4 महीना तक सिलेबस पढ़ाएंगे, टेस्ट लेंगे, सिलेबस पढ़ाएंगे, टेस्ट लेंगे, इसलिए रविवार का कोई रूटीन नहीं है। और बीच बीच में जो भी रूटीन छूटा है वो मैं आपको मैनेज कराऊंगा एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर। जैसे कि संडे को छुट्टी रहेगा तो कभी दोपहर में आपका क्लास 1 घंटा का 1.5 घंटा का चल जाएगा, तो वहां पर हम मैनेज करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि सारे सब्जेक्ट को हमको ऐसे लेकर चलना है कि ज्यादा टाइम भी ना लगे और अच्छे तरीके से हम लोग समझ भी ले, है ना। तो फिलहाल इसमें जितने भी ग्रीन सम टिक लगाए हैं ना वो हम आपको ऐप पर क्लास देंगे और ऐप पर ये पर्सनल आपको क्लास मिलेगा। जितना भी हरा कलर से पेंट किए हैं वो आपको स्टडी प्लस ऐप पर आपको क्लास मिलेगा। याद रहे वो पर्सनल क्लास मिलेगा। ज्यादातर हम ऐप पर ना आपको मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, पर्सनली मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे कि मैथ के कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन अगर एग्जाम घुमा फिरा कर पूछता है तो उसको कैसे हैंडल करना है वो हम आपको सिखाएंगे। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी मैथ का क्वेश्चन एग्जाम सेम टू सेम नहीं आता है, इजी आता है, अंक बदल दे। इसलिए वो हम आपको तरीका सिखाएंगे कि अगर एग्जाम में मैथ का क्वेश्चन अंक बदल कर आता है तो उसको कैसे हैंडल करके उसको सॉल्व करना अच्छे तरीके से, वो हम आपको समझाएंगे। तो आज शाम को हम एक वीडियो बनाएंगे जिस वीडियो को सभी लोगों को देखना है, यूट्यूब पर अपलोड करेंगे कि ऐप पर कैसे क्लास करना है, कहां पर हम जाएंगे और कहां पर टिपेंगे कि हमको ऐप पर क्लास मिलेगा। जितने भी लोग ऐप पर कोर्स खरीदे हुए हैं उनको मैं बता दूं, आपका आज रात में वीडियो शूटिंग हो रहा है कि ऐप पर कहां और कैसे जाकर क्लास करना है और ऐप पर जब क्लास शुरू होगा तो हमको नोटिस कहाँ मिलेगा, वो हम आपको सब कुछ वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बता देंगे। सबको वो वीडियो देख लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, तो आप लोग ये टाइम टेबल नोट कर सकते हो। और जिन लोगों ने हमारे स्टडी प्लस ऐप को नहीं डाउनलोड किया है तो अभी भी बहुत समय है। हमको लगता है कि अब उसका फी बढ़ने वाला भी है। जाइए प्ले स्टोर में स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर, पासवर्ड मांगेगा, ये सब कुछ मत डालना, क्योंकि इसी चक्कर में आप ऐप को डिलीट कर देते हो, कहते हो कुछ नहीं समझ में आता है। देखो, जब आप पहली बार हमारे ऐप को डाउनलोड करोगे तो न्यू यूजर पर क्लिक करना और जैसे आप न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे ना तो ये वाला पेज आपका ओपन होगा, ये वाला पेज आपका ओपन होगा। अब जब ये वाला पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल कोई भी डाल देना है, स्टेट, सिटी और पासवर्ड डालकर रजिस्टर कर देना। जैसे रजिस्टर करोगे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सब कुछ आपको फंक्शन मिल जाएगा। अगर आप 1-2 दिन के अंदर यहाँ पर एडमिशन ले लेते हो तो 199 रुपये पूरे 12 महीना ऐप पर पढ़ भी सकते हो और जितना आपका सब्जेक्ट का नोट्स है ना वो आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। कल तक नोट्स भी सारा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज हम यहाँ पर अपडेट देने वाले हैं। जिसके घर में शादी था वो खत्म हो गया, मैंने आपको बताया भी था। अब तक मतलब कि मेरा पूरा फोकस आपके ऊपर। अब एक बात समझ, ठीक है, तो आप जरूर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि सर हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट करने की कोई सुविधा नहीं। अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा नहीं है ना तो यहाँ पर हम अपना पर्सनली नंबर दिए हैं, जो हमारा पर्सनल नंबर है ना वो यहाँ पर हम दिए। आप हमारे नंबर पर डायरेक्ट पेमेंट कर दें कि सर हम आपके नंबर पर 199 रुपये पेमेंट कर देते हैं, आप हमको ऐप में ऐड कर दीजिए। मैं ऐड कर दूंगा, फोन करके मैं बता दूँ, कोई भी दिक्कत नहीं। ये नंबर तो मेरा ही है ना, कोई फोन नहीं उठाएगा, मैं ही उठाऊंगा, करके देख लेना आपको, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग इसको आप कंप्लीट कर देते हैं। साइंस का ही आपको तैयारी करा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, ये देखिए 10 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो 1 न्यूटन बराबर 1 केजी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है घनत्व का एसआई मात्रा क्या होता है। घनत्व यानी कि डेंसिटी का एसआई मात्रा क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 1 वाट बराबर होता है तो जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्वनि है तो ऊर्जा का एक रूप होता है। जो ध्वनि होता है वो एक ऊर्जा का रूप होता है ना, एनर्जी और फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का एक रूप होता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, ये क्वेश्चन है कि समतल सतह से ध्वनि तरंग के परिवर्तन के बाद निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है। आवृत्ति, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो अपरिवर्तित रहती है, मतलब कि बदलती नहीं है, सेम टू सेम रहती है। अपवर्तित रहती है मतलब कि वो बदलती नहीं है फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 15 नंबर
धनुष की स्थानीय डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? स्थितिकी ऊर्जा, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही जवाब मिल जाएगा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? याद है ना, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है, और 1 यूनिट बराबर 1 बीओटी होता है, और 1 बीओटी बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। ये चारों आपस में बराबर होते हैं, ये भी आपको नॉलेज के लिए याद रखना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन 17 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर पर हावर का वेग मीटर पर सेकंड में कितने के बराबर होता है? 5 के बराबर। एक काम करो, 5 गुणे 18 गुणे 5/18 कर दो, है ना, बस कट कर आपका 5 मिल जाएगा। 5 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में होती है। ठोस में ध्वनि तरंगों की चाल जो होती है वो सबसे अधिक होती है ना। अगला क्वेश्चन आपका है कि श्रव्य ध्वनि का प्रास यानी कि जो रेंज होता है ना, रेंज किसका? तो ध्वनि श्रव्य ध्वनि का जो रेंज होता है वो कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। अगला क्वेश्चन है, तरंग की आवृत्ति n, तरंगदैर्घ्य लेमडा एवं चाल v के संबंध क्या होगा? तो v बराबर n इंटू लेमडा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पर कि निम्न में कौन सही है? तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पर, निम्न में किसका जड़त्व अधिक होता है? तो रेलगाड़ी के जो जड़त्व यानी कि इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? तो रेलगाड़ी का, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, तो आरोपित फोर्स का समानुपाती होती है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? देखिए, ये जो उष्मा होता है ना, वो कोई पदार्थ नहीं होता है, ये एक उष्मा ऊर्जा का स्रोत होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उष्मा जो है ना वो कोई पदार्थ नहीं होता है, बाकी सब पदार्थ है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वाष्पन का वेग निर्भर करता है टेम्परेचर पर निर्भर करता है, यानी कि ताप पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन कहलाता है, तो संघनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र यही होता है, ठोस CO2 होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर आपका, संघनन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन होता है? तो वाष्प से द्रव। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक गैस परस्पर घुल मिल जाते हैं विसरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, है ना। अब देखिएगा अगला प्रश्न आप लोगों का, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको तैयारी कराऊंगा मस्त तरीके से, है ना। किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान कहलाता है, तो घनत्व यानी कि डेंसिटी कहलाता है। आपको पता ना कि मैं मैथ समझाता नहीं बल्कि एक ही बार दिमाग में फिट कर देता हूँ। शायद आपके जान पहचान में कोई बताया होगा कि स्टडी प्लस वाले जो बंदा है ना, वो मैथ बहुत ही गजब तरीके से बताता है। अगर कभी नहीं किए होंगे मैथ का क्लास तो एक बार कर लेना, शाम को 6:30 बजे मैथ का क्लास, आपको पता चल जाएगा कि मैथ आपको एक ही बार में सब चीज समझ में आ जाएगा। कोई नया भी चीज होगा ना तो वो भी समझ में आ जाएगा। ये देखिए, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा कपूर को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है? तो ऊर्ध्वप्लावन। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का अधिकृत स्थान कहलाता है आयतन। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि बर्फ का जड़त्व घनत्व का बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। सी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा, कम होता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें द्रव का वाष्पन तेजी से हो सकता है? तो जिसका एरिया ज्यादा हो, जैसे कि प्रणाली, बोतल और थाली के सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर वाष्पन तेजी से हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर थाली सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कोलाइडी बिलियन में कोलाइडी का कण का आकार, देखिए कोलाइडी बिलियन में कोलाइडी कण का आकार 10 के पावर -6 से -14 के बीच में होता है। तो अभी यहाँ पर 10 के पावर माइनस उसके बीच में होता है, तो बीच में यही आ रहा है 10 के पावर -8, तो ये हमारा सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन यौगिक है, देखिए ये जो जल है ना ये यौगिक होता है। जल क्या होता है, यौगिक, जो दो तत्वों से मिलकर बना होता है समझो वो यौगिक होता है। तो जल का सूत्र होता है H2O जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये पक्का यौगिक कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी में सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन युग्म समभारिक है, तो देखिए समभारिक हमारा सब हो जाएगा, ABCD सब हो जाएगा। देखिए समभारिक ABC सब क्यों होगा, देखिए इसका कारण ये है, देखिए दोनों का ऊपर वाला बराबर है, दोनों का ऊपर वाला बराबर होगा लेकिन नीचे वाला अलग अलग होगा ना, वो हमारा समभारिक होगा। देख लीजिए ऊपर वाला दोनों सेम टू सेम है लेकिन नीचे वाला अलग अलग है, मतलब डिफरेंट है, तो ये हमारा समभारिक हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखना। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 41 नंबर, परमाणु का मौलिक कण होता है इलेक्ट्रॉन, नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब होता है ना जी, सब होता है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, सब होता है। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, Al2O3 होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिले। अगला क्वेश्चन है सिल्वर का संकेत, देखो सिल्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, चांदी बोलते हैं। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है और चांदी का संकेत Ag होता है, क्या होता है Ag, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन त्रिअबंधन तत्व है, तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मतलब कि N3 और N2 होता है ना, N2 होता है। और कभी भी नाइट्रोजन के बीच में ना ट्रिपल बंड बनता है, ये आपको याद रखना। यहाँ पर 3 गो लकीर दिखेगा तो समझ लेना त्रिअबंध यहाँ पर आपको दिखेगा। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9 देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 9.11 इंटू 10 के पावर -31 kg होता है। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है वायु में, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है वायु में लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है, CNG, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिले। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित गैसों में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। देखिए अम्ल वर्षा 2 चीज के कारण होती है, एक सल्फर डाइऑक्साइड के कारण SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, और एक होता है NO2 जिसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो NO2 SO2 दोनों के कारण अम्लीय वर्षा होती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है कि अम्लीय वर्षा किन किन के कारण होती है, तो SO2 और NO2 दोनों में से एक भी लिख दोगे सही हो जाएगा। कैथोड किरणें में क्या उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस जेनॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है, तो जल तत्व नहीं है, क्योंकि जल तो एक यौगिक है जिसका सूत्र होता है H2O, बाकी हाइड्रोजन H, ब्रोमीन, अभी यार जस्ता Zn, ये तो हमारा तत्व होता है लेकिन जल तो तत्व नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में कम कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो ब्रोमीन, ये अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है, तो जल का जमना भौतिक परिवर्तन होता है, बाकी लोहे में जंग लगना, भोजन का पचना, दूध से दही बनना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन जल का जमना ये हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से आप देखिएगा, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कोशिका भित्ति होती है तो अर्ध प्रागम्य होती है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिलेगा। अगला क्वेश्चन है रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं तो क्या बोलते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि जिन बने होते हैं डीएनए, है ना, डीएनए के बने होते हैं, तो डीएनए आप लोग टिक लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि अस्थि एक संयोजी उत्तक होता है, तंत्रिका उत्तक नहीं बल्कि संयोजी उत्तक होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिले। अगला क्वेश्चन है पौधे की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है, तो शीर्षस्थ विभोज्य उत्तक के द्वारा बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिले। अगला क्वेश्चन है रक्त कोशिकाएं बनती है तो लाल अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बहुकोशिकीय जीव है, अमीबा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शीतरकटीय प्राणी है, तो मेढक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिलेगा, 61 का मेढक हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्न में कौन
पुष्पीय पौधा है तो एंजियोस्पर्म हो जाएगा, जो पुष्पीय पौधा का उदाहरण होता है। और भी बहुत होते हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे प्रमुख कारक क्या है? तो खेती योग्य भूमि के क्षेत्रफल में विस्तार। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस तत्व की पूर्ति होती है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन की पूर्ति होती है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि पौधों में पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः होती है तो मृदा द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? मृदा द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सुरक्षित भंडार हेतु खदानों में नमी का प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 10% से कम, 12% से भी कम, 14% से भी कम हो जाएगा। तो याद रखना 10% से भी कम ऑप्शन में रहेगा, टिक लगाना, लेकिन 14% से कम होता है ना, और भी कम होता है, इससे बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि दो या अधिक फसलों के एक भूखंड निश्चित कतार में उगने वाले उगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उगाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर फसल उत्पादन कहते हैं। ऑप्शन नंबर अंतर फसल उत्पादन या अंतर कतार उत्पादन, दोनों में से कोई भी नाम हम लोग दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फसल के साथ उपजने वाले अवांछित पौधे को क्या कहते हैं? खरपतवार है ना। अगला क्वेश्चन है कि नेपियर एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का घास होता है। तो घास कैसा होता है? नेपियर जो है ना वो एक प्रकार का घास होता है। और घास क्या होता है? घास हरा चारा होता है। हरा चारा मतलब घास तो हरा ही होता है ना, तो वही हरा चारा हो जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में इधर उधर दिया है ना। अगला क्वेश्चन आपके पास ध्यान से देखिएगा कि साहिवाल एक नस्ल है तो ये गायों की एक नस्ल होती है, गायों की है ना। जैसे नहीं आप लोग कहते हो कि इस नस्ल की जो गाय होती है ना बहुत ज्यादा दूध देती है ना, तो ये आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन संक्रमित रोग है? तो मलेरिया आपका संक्रमित रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2,4-D किसका सामान्य उदाहरण है? तो खरपतवार नासी का ये क्या है? तो उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपका है बार बार कंपकंपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण होता है? तो मलेरिया का। बहुत लोग इसका टाइफाइड भी बोलते हैं। देखो कंपकंपी का मतलब होता है कि बार बार कांपना, तेज बुखार आना, ये दोस्तों मलेरिया को मतलब ना संकेत करता है। ओके, तो याद रखना मलेरिया। ये टाइफाइड जो होता है ना वो टाइफाइड बुखार अंदर अंदर होता है। टाइफाइड बुखार बाहर से नहीं दिखता है। नॉर्मल बाहर से आपका शरीर रहेगा और आप सोचोगे कि नॉर्मल है, बुखार थोड़ा बहुत है, हम दवा कराएंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन आप दवा करा रहे हो ठीक नहीं हो रहा है, अंदर से लग रहा है नहीं ठीक हो रहा है। अब बाहर से कोई देख रहा है तो जैसे कि क्या होता है ना, घर के लोग कहते हैं कि तुम्हारा शरीर तो ठंडा है, बाहर से तो दिख नहीं रहा है कि तुम्हें बुखार है, लेकिन तुमको पता है कि अंदर ही अंदर हमको अच्छे खाना नहीं लग रहा है, हमको लग रहा है कि अभी भी बुखार है। तो वही आप ज्यादा दिन तक रुक जाते हो, चेकअप नहीं कराते हो, तो वही टाइफाइड हो जाता है। लेकिन बार बार ठंडा लगना, बार बार बुखार आना, मतलब कि ये मलेरिया को सूचित करता है। तो ये आपको याद रखना। मलेरिया नहीं, डेंगू को भी सूचित करता है। अगर ऑप्शन में डेंगू रहेगा वो भी हो जाएगा। डेंगू समझते हो ना, डेंगू ज्यादातर डेंगू जो मच्छर होते हैं ना, मच्छर काटने से डेंगू की बीमारी ज्यादा होती है। और जो डेंगू वाले मच्छर होते हैं ना वो गंदे जल में नहीं बल्कि साफ जल में पाया जाता है। वो आपको 10th में जब आओगे ना तो हम आपको बताएंगे साइंस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेल नाम दिया था तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। सी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कोशिका का ऊर्जा गृह कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, देख लीजिए डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक माइक्रो एम्पियर बराबर, देखिए ये माइक्रो का चिन्ह इसलिए 10 के पावर -6 मीटर देना। एक माइक्रो मीटर बराबर 10 के पावर -6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? तो या तो न्यूरॉन हो जाएगा या तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, क्योंकि न्यूरॉन को ही हम लोग तंत्रिका कोशिका का नाम देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है निम्नलिखित में कौन रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है? देखिए एक होता है थ्रोम्बोसाइट्स होता है और एक होता है प्लेलेट्स होता है, जिसको रक्त बिम्बाणु के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दो कोष्ठक हृदय में पाए जाते हैं। तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने पाए जाते हैं? 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। तिलचट्टा में आपको पता होगा 10 पाए जाते हैं कि 8, है ना। तो याद रखना ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका है कि 5 जगत वर्गीकरण दिया था तो आर हिट के द्वारा दिया गया था, है ना। आर हिटकर के द्वारा दिया गया था ये 5 जगत का वर्गीकरण। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, ठीक है ना। जिन लोगों को सब्जेक्टिव का भी तैयारी करना है
तो बस आप कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर हमको सब्जेक्टिव का तैयारी करना है। जिनको जिनको सब्जेक्टिव की तैयारी करना है वो कमेंट करिए, तो मैं देखता हूँ कितने लोग सब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहते हैं। बहुत लोग केवल ऑब्जेक्टिव पर ही मरते हैं कि ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं पास हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि कितने लोग सब्जेक्टिव का भी तैयारी करना चाहते हैं। आप कमेंट करिए तो मैं आपको सब्जेक्टिव का भी तैयारी कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। आप लोगों को बढ़िया से तैयारी कर लेना है ये एनुअल जो एग्जाम है उसकी। और जब 10th में चले जाओगे ना तो कोई भी टेंशन नहीं होगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा तो टेंशन खत्म हो जाएगा। हम लोग अपना सिलेबस बढ़िया से पढ़ेंगे। अभी भी सिलेबस हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, आप लोग पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ भी दिक्कत होगा कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत हुए तो कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ओके जी।